भारतीय धर्म संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए स्मृति साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि श्रुति या वेद ज्ञान का मूल स्रोत हैं, तो स्मृतियाँ उस ज्ञान का व्यवहारिक, सामाजिक और विधिक रूप प्रस्तुत करती हैं। स्मृति शब्द संस्कृत धातु स्मृ यानी स्मरण करना से बना है, जिसका अर्थ है स्मरण से प्राप्त ज्ञान। वे ग्रंथ जो ऋषियों द्वारा स्मरण करके रचे गए और जिन्हें वेदों के सिद्धांतों को समाजोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया गया, उन्हें स्मृति कहा जाता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, अर्थात श्रुति वेद हैं और धर्मशास्त्र स्मृति कहलाता है। स्मृतियाँ वेदों के पश्चात रचित हैं, इसलिए इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही समाज को नियमबद्ध, संगठित और अनुशासित बनाना है। प्रमुख स्मृतिकारों में मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पाराशर आदि हैं। स्मृतियों की रचना उस समय हुई जब समाज जटिल होने लगा और वेदों के सिद्धांतों से व्यवहारिक जीवन का संचालन कठिन हो गया। तब स्मृतिकारों ने उन सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया, सामाजिक, धार्मिक और कानूनी नियम बनाए, व्यक्ति के आचरण और कर्तव्यों का निर्धारण किया। इस प्रकार स्मृतियाँ धर्म, समाज और न्याय व्यवस्था की आधारशिला बनी। स्मृतियों की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आचार, सदाचार और दैनिक जीवन। इससे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, संस्कार आदि का इस भाग में विवेचन होता है। वर्ण धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और इनके कर्तव्य। आश्रम धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संस्कार यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत के 16 संस्कार जो हमारे यहाँ बताए गए। भोजन, व्रत, दान, यज्ञ आदि के नियम, ये सब मिलाकर के आचार कहलाता है। व्यवहार, न्याय और विधि व्यवस्था। इसमें न्यायालय की संरचना, राजा और न्यायाधीश के कर्तव्य, अपराध और दंड व्यवस्था, साक्ष्य, शपथ और प्रमाण आदि आते हैं। प्रायश्चित यानी दंड और शुद्धि। प्रायश्चित का अर्थ पापों या अपराधों के लिए प्रायश्चित और शुद्धि के उपाय, विधियां, तप, व्रत, दान, उपवास आदि आत्मशुद्धि के नैतिक सुधार के उपाय इन स्मृतियों में बताए गए हैं। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे कि प्रमुख स्मृतियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे प्राचीन और पहला नाम मनु स्मृति का आता है, जिसकी बहुत चर्चा होती है। ये सबसे प्राचीन है और सबसे प्रसिद्ध भी है। इसमें सामाजिक व्यवस्था, वर्ण धर्म और आचार पर विशेष बल दिया गया। दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति, न्याय और विधि व्यवस्था पर इसमें विशेष बल दिया गया। आचार, व्यवहार और प्रायश्चित विधि का इसमें निर्देश किया गया। तीसरा नारद स्मृति, जो न्याय शास्त्र पर केंद्रित है। इसे भारतीय विधि व्यवस्था का ग्रंथ माना जाता है। चौथा है पाराशर स्मृति, जो कि सबसे नई और कलयुग की दृष्टि से उपयुक्त नियमों का वर्णन है। इसमें सरल और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा गया है। समालोचना की दृष्टि से आधुनिक युग में कुछ बातों पर पुनर्विचार भी हुआ है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृतियों में संकलित तथ्य हमारे यहाँ समय समय पर ऋषियों के द्वारा आयोजित संगम, जिन्हें आधुनिक रूप में हम सेमिनार कह सकते हैं,
उससे निकले हुए प्रस्ताव हैं, मेमोरेंडम हैं, जो समयानुसार परिवर्तनशील हैं। उसमें रूढ़िवादिता के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि स्मृतियाँ भारतीय जीवन का दर्पण हैं। उन्होंने समाज को दिशा, व्यवस्था और अनुशासन प्रदान किया है। वे केवल धर्म ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि समाज शास्त्र, विधि शास्त्र और नैतिकता के समन्वित ग्रंथ हैं, जहाँ धर्म केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। भारतीय संस्कृत साहित्य में कालखंड की दृष्टि से स्मृतियाँ वेदों यानी श्रुतियों के बाद रची गई तो यह तय है, लेकिन काल निर्धारण पूर्णतः निश्चित नहीं है। विद्वानों ने उनकी भाषा शैली और ऐतिहासिक संकेतों के आधार पर स्मृतियों के कालखंड का सामान्य निर्धारण 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी सन तक माना है। इसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी 600 ईसा पूर्व से होता है और उसके बाद उत्कर्ष काल जो इसका है वो शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त काल के समय का है। इसका विस्तार फिर प्रारंभिक मध्यकाल यानी 600 ईस्वी तक है। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें युगानुकूल संशोधन और परिवर्तन देखने को मिलता है। स्मृति साहित्य का विकास धर्म सूत्रों से हुआ। उन्हीं सूत्रों की व्याख्या करके स्मृतिकारों ने स्मृति साहित्य का निर्माण किया। इस विकास के क्रम में गौतम और आपस्तव ऋषियों की प्रमुख भूमिका है। ये संक्षिप्त रूप में संस्कृत साहित्य के इतिहास में स्मृति काल और उसके विषय वस्तु के विषय में आज की वार्ता यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।